लिए, दाम प्राप्ति के लिए, अमंगल के निवारण के लिए है, फिर व्यवहार ज्ञान के लिए है, और प्रिय पत्नी की भांति जो है वो हमें उपदेश भी देता है। लेकिन यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो काव्य का प्रयोजन क्या मानता है, तो वो कहता है कि वही काव्य श्रेष्ठ है जो मनुष्य को जीने का ढंग बताए। मनुष्य कैसे जीना चाहिए मानव समाज में, वो जीने का ढंग बताए। जो पिछड़ गया है उसकी उंगली पकड़ करके कैसे साथ लाया जाए, काव्य का लक्ष्य यह है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि समग्र साहित्य का एक जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो यह है, और वो है आनंद। तो काव्य हमें आनंद की प्राप्ति भी कराता होना चाहिए, ऐसा भी मैथ्यू आर्नल्ड मानते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि प्लेटो ने भी कहा था कि काव्य जो है वो सौंदर्य के प्रति हमारी जो दृष्टि है या सौंदर्य को देखने का हमारा जो नज़रिया है वो भी हम में पैदा करे। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि सो के दीदार अगर है तो नज़रें पैदा कर। और ये नज़र जो है ये साहित्य के माध्यम में मनुष्य में यानी कि भावक या पाठक में वो उत्पन्न होती है। तो मैथ्यू आर्नल्ड भी प्लेटो की तरह सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को पहचानना, उसके मर्म तक जाना, ये भी एक लक्ष्य वे बताते हैं। साथ ही जैसे कि काव्य हेतुओं का सवाल है, काव्य हेतुओं पर डॉक्टर धीरज भाई वनकर ने विस्तार से बात की है। मैं उसके आगे चल कर के शैली पर थोड़ी सी बात करूँगा। मित्रों, शैली आप जानते हो कि हर इंसान की अपनी एक शैली होती है, बोलने की अपनी एक शैली होती है, चलने की अपनी एक शैली होती है। जिस तरह से प्रत्येक मनुष्य के अंगूठे की का जो निशान है वो अलग है, इसी तरह से हर कवि या रचनाकार की अपनी एक शैली होती है और वो इसी के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे प्रेमचंद जी की रचना पढ़ते ही हमें पता चल जाता है उसकी शैली से कि ये प्रेमचंद की रचना है, ये प्रसाद की रचना है, ये तो महादेवी की ही रचना हो सकती है। स्टाइल इज मैन हिमसेल्फ, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि उसकी जो शैली है, उसका जो तरीका है, वही आदमी की पहचान है। तो इस पर भी वैसे डॉक्टर वनकर साहब ने विस्तार से अपनी बात कही है, लेकिन उस पर एक बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा शैली के संदर्भ में कि जैसे कुछ आलोचकों का मानना है कि कविता में की जो भाषा है वो भी गद्यात्मक होनी चाहिए, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड इस विषय में वो जो है सहमत नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि गद्य की जो भाषा है वो मस्तिष्क की भाषा है और कविता जो है वो हृदय की वस्तु है। जैसे वो वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी सारी श्रेष्ठ रचनाएं जो है वो बलवती भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उच्छलन है। अपने आप, जैसे कोई प्रसूता जो है वो प्रसूति से पहले जिस रूप में पीड़ित होती है और वो उस गर्भ के पकने का भी अपना एक समय होता है, इसी प्रकार रचनाकार जो है उसकी कलम से जो रचना निकलती है वो उसी यानी प्रसूता की पीड़ा से जो या प्रसूति है वो बिल्कुल उसी प्रकार उसकी वो रचना है, क्योंकि रचनाकार तपता है किसी प्रसंग विशेष को लेकर, किसी घटना विशेष को लेकर। वो कई बार प्रतिक्रियायित होता है, मन ही मन सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये सब काम किसका है? ये कवि का ही तो काम है। साधारण आदमी विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं के प्रति इतना सजग और जागरूक नहीं रहता। सिर्फ शायर जानता है कहकसों की असलियत, कि हर किसी के पास तो ऐसी नज़र होती नहीं, ये शायर ही जानता है। सुल्तान अहमद का एक शेर बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं तो जाऊंगा सिर्फ मौत तलक, उससे भी आगे मेरी गज़ल जाए। तो मित्रों, ये उससे रचनाकार
के जीवन से भी आगे, उसकी मौत से भी आगे उसकी रचना जाती है। इसका मतलब ये कि रचनाकार मर कर के भी अपने अक्षर देह के द्वारा जो जीवंत रहता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। तो ये जो बात है वो उसके विषय को लेकर के ही है। अब मुझे थोड़ी सी बात जो है वो आइए रिचर्ड्स पर भी करनी चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड पर विस्तार से बात हुई। आइए रिचर्ड्स के दो महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत थे। एक तो है उनका संप्रेषण सिद्धांत और दूसरा है उनका मूल्य सिद्धांत। तो ये मूल्य क्या है मित्रों? हम जानते हैं कि जिस प्रकार कोई चिकित्सक जो है, भाई साहब, कोई डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर का काम क्या है? तो मानव जो समाज है उसके शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इसी प्रकार समीक्षक का काम है समाज के मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। यदि कोई चिकित्सक जो है वो अपना धर्म चूकता है तो निश्चित रूप से जन समाज का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने का खतरा है। इसी प्रकार यदि कोई समीक्षक अपने उस समीक्षात्मक उसका जो कर्तव्य है उससे अगर वो चूकता है तो निश्चित रूप से समाज के भी विकृत होने का भय रहता है। तो इस प्रकार ये मूल्य क्या है, मूल्य सिद्धांत क्या है? तो हम जानते हैं कि आज के इस आपाधापी के दौर में मनुष्य अपने में ही वो खोया हुआ रहता है। वो भरी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने भीतर की जो परस्पर जो वृत्तियां हैं वो अनेक प्रकार की विरोधी वृत्तियों से, अनेक प्रकार के विरोधी विचारों से वो ग्रसित रहता है। टू बी और नॉट टू बी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो द्वंद्व में रहता है। तो मूल्यनिष्ठ रचना कौन सी? मूल्यनिष्ठ रचना वही है जो मनुष्य को उसकी जो ये परस्पर विरोधी जो वृत्तियां हैं, परस्पर विरोधी जो विचार हैं, उन विचारों उन वृत्तियों में सामंजस्य उत्पन्न करे और व्यक्ति को एक सही दिशा दे, उसे उसके कार्य में इस रूप से प्रवृत्त करे कि उसका मन उसमें रमने लगे। दोस्तों, दूसरा एक उनका जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है आइए रिचर्ड्स का, वो है संप्रेषण सिद्धांत। समप्रेषण, प्रेषण से बना समप्रेषण। सम जो है वो उपसर्ग है, प्रेषण यानी भेजना, समप्रेषण यानी व्यवस्थित रूप में भेजना। अब ये काव्य के संदर्भ में संप्रेषण सिद्धांत क्या है? कोई भी रचनाकार चाहे कितने भी उदात्त उद्देश्य के साथ में, कितने ही महान लक्ष्य के साथ अपनी रचना का प्रणयन करने बैठा हो, लेकिन यदि वह अपनी बात को जिस रूप में कहना चाहता है उसी रूप में वह अपने पाठकों, अपने वाचकों या अपने भावकों तक नहीं पहुंचा पाए तो उस रचना का कोई अर्थ नहीं रहता। तो आइए रिचर्ड्स का ये जो संप्रेषण सिद्धांत है वो इस बात पर जोर देता है कि रचनाकार के द्वारा कही गई बात पाठकों तक उसी रूप में पहुंचनी चाहिए। अगर वो पहुंचती है तो समझना चाहिए कि वो रचना श्रेष्ठ है। अगर रचनाकार अपनी बात को उसी रूप में नहीं पहुंचा पाता तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो रचना जो है उस मायने में कमज़ोर पड़ी है। अब संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत वो आइए रिचर्ड्स ये भी कहता है कि सफल संप्रेषण कब संभव है। तो इसके लिए वो परस्पर दोनों ओर जो है एक अपेक्षित योग्यताओं की कल्पना करता है। वो आइए रिचर्ड्स कहता है कि कवि के पक्ष में उसका अध्ययन गहन होना चाहिए, उसका जो विचार है, जो बात कहना चाहिए, उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, और साथ ही भावकों के पक्ष में जो है अपेक्षित काव्यशास्त्रीय सज्जता की वो बात करता है कि यदि भावक भी अपेक्षित काव्यशास्त्रीय रूप से वो सज्ज नहीं है
तो रचनाकार चाहे कितना ही महान हो, उसमें चाहे कितनी ही कलात्मक ऊंचाई हो, तो भी वो अपनी बात को उन भावकों तक या पाठकों तक नहीं पहुंचा पाता, या वो भावक या पाठक उस बात को उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकेंगे। और यही बात जो है वो रचनाकार के पक्ष में भी है कि यदि उसमें अपेक्षित प्रतिभा नहीं है तो, या अपेक्षित काव्यशास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए उसका यदि उसे ज्ञान नहीं है तो भी वो अपनी बात को अपने पाठकों तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाता है। तो एक और महत्वपूर्ण बात भी वो आइए रिसर्च करता है कि कवि और पाठक के बीच अपेक्षित भावात्मक ऐक्य होना चाहिए। अपेक्षित भावात्मक ऐक्य का जो सवाल है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी के छात्र हैं, अब आपके सामने मैं साइंस की बात करूं तो आपको उसमें रस नहीं पड़ेगा, या जो विज्ञान के छात्र हैं उनके सामने हम अपने काव्यशास्त्र की बात करेंगे तो उनमें ये आनंद या ये रस नहीं आएगा। तो इस प्रकार मित्रों, हमने आज मैथ्यू आर्नल्ड और आइए रिचर्ड्स के जो महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है उसकी चर्चा की, और हमें विश्वास है कि आज का ये व्याख्यान है वो आपके इस अभ्यास में, आपकी परीक्षा में भी, और हो सकता है आपके जीवन में भी उपयोगी सिद्ध हो। ऐसी अपेक्षा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी अगली कड़ी में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। नमस्कार। संपन्न हो गया। बढ़िया। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।